हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अक्षय और शुरुआत करते हैं आज अपने अगले लेक्चर की रेडियो एक्टिविटी के अंदर। तो लास्ट लेक्चर में हमने शुरुआत की थी एक नए चैप्टर की जिसका नाम था रेडियो एक्टिविटी। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम देख चुके हैं डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रेडिएशन और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज, जिसके अंदर हमने 3 सीरीज की बात की, थोरियम, यूरेनियम एंड एक्टिनियम। तो वो चीज़ें तुम्हें वहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो कि इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए, तो उसी के बारे में आप शुरुआत करते हैं। और आज का लेक्चर भी हम उन्हीं क्वेश्चन से करने वाले हैं, ठीक है। तो काफ़ी ईजी चीज़ है, बस एक बार देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगी। लिखा हुआ है, हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स इमिटेड व्हेन 90 थोरियम 232 कन्वर्ट हो रहा है, 234 कन्वर्ट हो रहा है 84 PO 218 के अंदर। तो हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पे कितने अल्फा पार्टिकल्स और कितने बीटा पार्टिकल्स इमिट करेगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, आराम से इसको कर सकते हो। एक बार देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन सारे आसानी से कर पाओगे, ठीक है। एक बार बस इस चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है। जब कभी भी तुम लोगों को, जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि मास नंबर में जब भी चेंज होगा तो वो होगा किसकी वजह से? अल्फा पार्टिकल्स की वजह से, ठीक है। बीटा पार्टिकल्स की वजह से मास में कभी भी कोई चेंज नहीं होता है। और एक अल्फा पार्टिकल की वजह से मास में कितना चेंज होता है? एक अल्फा पार्टिकल की वजह से मास में चेंज होता है 4 का, ठीक है। तो मास में चेंज कितना है? तो चेंज इन मास हम यहाँ पे लिख देते हैं चेंज इन मास। तो चेंज इन मास कितना है? 234 में से 218 चला गया, ठीक है। चेंज इन मास किसके बराबर होगा? चेंज इन मास होगा 4 इंटू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। तो 4 इंटू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, तो कितना चेंज हुआ है? 34, ये हो गया अपना 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू अल्फा पार्टिकल, इसको मैं अल्फा लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू 4 इंटू अल्फा। तो यहाँ से अल्फा कितना आ गया हमारे पास? अल्फा निकल के आ गया 4। मतलब यहाँ पे कितने अल्फा पार्टिकल्स इमिट हुए? यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल्स इमिट हुए वो कितने हुए? 4। मतलब कभी भी अगर तुम्हें क्वेश्चन में पूछता है कि कितने अल्फा पार्टिकल इमिट होंगे, तो बस तुम्हें मास नंबर से आंसर निकालना है। मास नंबर में चेंज देखो, डिवाइड बाय 4 कर दो, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। काफ़ी सिंपल सी चीज़ें, आराम से समझ सकते हो। अब बीटा पार्टिकल्स कैसे देखोगे? तो बीटा पार्टिकल के लिए यहाँ पे चेंज देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? चेंज इन एटॉमिक नंबर। तो चेंज इन एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसके बराबर होता है? उसको ध्यान से सुनोगे, वो होता है 2 इंटू अल्फा पार्टिकल्स माइनस 1 इंटू बीटा पार्टिकल्स, ठीक है। किसके बराबर होता है? फॉर्मूला बना लो, मन हो तो फॉर्मूला बना लो। चेंज इन एटॉमिक नंबर बराबर होगा 2 इंटू अल्फा पार्टिकल माइनस 1 इंटू बीटा पार्टिकल। एटॉमिक नंबर में कितना चेंज है? 90 में से 84 गया, तो कितना हुआ? 6 हुआ। 2 इंटू अल्फा पार्टिकल कितने हैं बेटा? 4 है, तो 4 माइनस बीटा पार्टिकल्स, है ना। तो यहाँ से देखोगे तुम तो 4 इंटू 2 8, इधर जाएगा तो हमारे पास बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 निकल के आ जाएगी, सिंपल। तो कितने अल्फा लगे? 4। कितने बीटा लगेंगे? 2। अब सीक्वेंस कुछ नहीं बोल सकते हम कि पहले 2 अल्फा फिर 1 बीटा, फिर 2 अल्फा फिर 1 बीटा। कुछ भी सीक्वेंस हो सकता है, पहले 4 के 4 अल्फा हो जाए, फिर 2 बीटा हो जाए, पहले 2 बीटा हो जाए, फिर 4 अल्फा हो जाए, ये नहीं पता। लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि ओवरऑल कितने अल्फा जाएंगे और ओवरऑल कितने बीटा जाएंगे, हम यहाँ से ये पता लगा सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। ओरली करना चाहे तो ओरली सिंपल सा कर सकते हो, यहाँ से इसमें से इसको माइनस करो, डिवाइड बाय 4 करो तो अल्फा आ जाएगा, है ना। फिर अगर मुझे बीटा निकालना है तो अल्फा कितना था? 4 अल्फा है। 4 अल्फा है तो 90 में से जब 4 अल्फा जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 82। कितना हो जाएगा? 82। और अगर बीटा इमिट होगा तो कितना बीटा इमिट करने के लिए हमें 84 तक लाना है, मतलब हमें कितने बीटा इमिट करने पड़ेंगे? 2 बीटा इमिट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 82 प्लस 2, मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 84। तो हमें ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन पहले तुम ये सिंपल सी चीज़ समझ जाओगे तो तुम आराम से आंसर निकाल सकते हो। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसी से थोड़ा रिलेटेड हो और काफ़ी सिंपल। लिखा हुआ है द एटॉमिक मास ऑफ थोरियम इज 232। कितना एटॉमिक मास है? 232 है, ठीक है। एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 90। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन 6 अल्फा एंड 4 बीटा पार्टिकल्स इमिट हो गए। तो व्हाट इज द एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द फाइनल एटम? यहाँ पे हमें अल्फा बीटा पूछा था, फाइनल एटम पता था। यहाँ पे हमें फाइनल एटम पूछा है, अल्फा बीटा पता है। तो सबसे पहले हम मास नंबर कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि 232
मास नंबर है, इसमें से अगर मैं 6 अल्फ़ा का जो मास है वो क्या कर दूँ, कम कर दूँ, तो मास नंबर सीधा आ जाएगा। तो 232 माइनस 24, बताओ कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारे पास 208। तो ये हो जाएगा तुम्हारा मास नंबर या एटॉमिक मास जिसको तुम बोलते हो, क्या हो जाएगा, मास नंबर। क्योंकि मास नंबर किससे हम चेंज होता है, मास नंबर किसकी वजह से चेंज होता है, अल्फा पार्टिकल्स की वजह से। तो अल्फा पार्टिकल्स से कितना चेंज हुआ, 24। तो 232 माइनस 24 आंसर कितना आ गया, 208। बहुत सिंपल सी चीज़। अब एटॉमिक नंबर में चेंज अगर हम बता करें तो एटॉमिक नंबर में चेंज किसके बराबर होता है, चेंज इन एटॉमिक नंबर, चेंज इन एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, तो चेंज इन एटॉमिक नंबर जो भी होगा वो अपने बराबर होगा 2 इंटू अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा। अब चेंज कैसे पता लगाएंगे, पहले वाले का कितना है, 90 है भैया, अगले वाले का पता लगाना है तो इसको z फाइनल बोल देते हैं, हाँ है ना, इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6 अल्फ़ा है माइनस 4 बीटा है, तो 4 इंटू 1, तो ये 12 माइनस 4 आंसर कितना आ गया, 8। तो z फाइनल कितना आ गया यहाँ से, z फाइनल आ गया हमारे पास 90 माइनस 8, मतलब आंसर आ गया 82, आंसर कितना आ गया 82। तो दो तरह की वैरायटी एक तरीके से तुम बोल सकते हो, यहाँ पे मैंने समझाई है, करना कुछ नहीं है, करना बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स किस तरीके से यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं उसका क्राइटेरिया तुम्हें यहाँ पे समझना है। तो आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हो गए होंगे, ऐसे तुम्हें क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे तो वो तुम आसानी से अब कर पाओ। तो अब शुरू करते हैं नया टॉपिक जिसका नाम है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ध्यान से देखोगे क्या मीनिंग है इसका, क्या समझाता है, ये काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, फिर से काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ सबसे पहले बता देते हैं कि ये लॉ किन लोगों ने दिया, ठीक है, प्रेजेंटेड बाय फेजान, सोडी और आंद्रे रसेल। आंद्रे रसेल नहीं, रसेल सिंपल हम बोलेंगे। इन 3 लोगों का मिली भगत है इस ग्रुप को देने में, इस ग्रुप को समझाने में। तो प्रेजेंटेड बाय फेजान, सोडी एंड रसेल, पता होना चाहिए किसने दिया है, जनरली पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ किसने दिया है, फेजान, सोडी और रसेल। क्या एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन चेंज ड्यू टू अल्फा एंड बीटा एमिशन। ये हमें बताता है कि जब किसी पेरेंट एटम से क्या होता है, अल्फा और बीटा का इमिशन होता है तो क्या फर्क पड़ता है, क्या चेंजेस आते हैं, ये सारी चीजें कौन एक्सप्लेन करता है, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे, अल्फा पार्टिकल का जब इमिशन होता है तो डी मतलब डॉटर एलिमेंट, डी मतलब डॉटर एलिमेंट, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, डी मतलब डॉटर एलिमेंट, ठीक है, का जो एटॉमिक नंबर है डॉटर एलिमेंट का, डॉटर मतलब जो फाइनल वाला है उसको हम डॉटर एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, इनिशियल स्टार्टिंग एलिमेंट जैसे ये है, ये फाइनल एलिमेंट है, तो इसको पेरेंट एटम, इसको अपना डॉटर एलिमेंट, इसको पेरेंट एलिमेंट। तो ये बोलता है कि जो डॉटर एलिमेंट होता है ना उसका एटॉमिक नंबर 2 यूनिट लेस देन पेरेंट एलिमेंट, मतलब 2 यूनिट कम होता है किससे, पेरेंट एलिमेंट से। तो जब कभी भी अल्फा पार्टिकल का एमिशन होगा तो होगा क्या, जो नीचे का एटॉमिक नंबर है वो 2 कम हो जाता है। तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि डॉटर एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 यूनिट कम हो जाता है किससे, पेरेंट एलिमेंट से, बिल्कुल सही। बीटा पार्टिकल का एमिशन होगा तो डॉटर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 2 यूनिट नहीं, सॉरी 2 यूनिट नहीं, 1 यूनिट से बढ़ जाएगा। कितने यूनिट से बढ़ेगा, 1 यूनिट से बढ़ जाएगा देन पेरेंट एलिमेंट। ये चीज़ समझ में आ रही है, क्या कैसे बोल पा रहा हूँ, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब होगा क्या, जब कभी भी अगर 2 यूनिट कम हो जाएगा तो जो तुम्हारा एलिमेंट था उसके पीरियोडिक टेबल के अंदर जो भी लोकेशन है वो 2 पॉइंट पीछे चली जाएगी। वो कहाँ चली जाएगी, 2 पॉइंट पीछे, क्योंकि उससे 2 एटॉमिक नंबर क्या हो गया, कम। तो उसको हम देखेंगे थोड़ा सा अच्छे तरीके से। देखिए सबसे पहले ये वाला एग्जांपल लेते हैं, 6C14 लिखा हुआ है, इसका जो ग्रुप है वो ग्रुप कितना है, 4A है, ये हम लोगों को पता है। इससे एक बीटा पार्टिकल का एमिशन हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा ऊपर 14 और नीचे आएगा 7, एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 का 14। तो पहले क्या ग्रुप था, 4A था, अब क्या हो जाएगा 5A, क्योंकि नाइट्रोजन वाले में आ गया, तो अब ग्रुप क्या हो गया 5A हो गया। इससे क्या पता चला
कि एक बीटा पार्टिकल का एमिशन किया तो जो तुम्हारा ग्रुप था वो एक आगे शिफ्ट हो गया। ग्रुप क्या हो गया, आगे शिफ्ट हो गया। पहले ग्रुप कौन सा था, 4 है, अब कौन सा ग्रुप आ गया, 5 है। ग्रुप क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। ग्रुप क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। ग्रुप क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। इसी वजह से इसको नाम दिया हुआ है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लो। मतलब यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जब कभी भी बीटा पार्टिकल का जैसे यहाँ पे एमिशन हुआ तो ग्रुप क्या हो गया, चेंज हो गया। किसकी वजह से हुआ, क्योंकि एक बीटा पार्टिकल का एमिशन हुआ। यहाँ पे चलते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है 84 PO214, यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल का एमिशन हुआ तो 84 से ये हो गया 82, 214 से ये हो गया 210, हाँ है ना। इसका ग्रुप नंबर ये था, 84 से 82 आया, मतलब 2 ग्रुप पीछे चले गए। तो 6A से कहाँ पर आ जाएंगे हम, 4A की तरफ आ जाएंगे। तो अब ग्रुप नंबर क्या हो गया, ग्रुप नंबर क्या हो गया, 4A। तो जब कभी भी अल्फा पार्टिकल का एमिशन होगा, अल्फा पार्टिकल इमिट होगा, तो 2 ग्रुप पीछे आ जाएंगे, और बीटा पार्टिकल का एमिशन होगा तो एक ग्रुप आगे चले जाएंगे। सिंपल, यही ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ है। कुछ और एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ 83 बिस्मथ 213, यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल का एमिशन किया तो बताओ यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा तुम्हारा 81 और यहाँ आएगा तुम्हारा 209। बिल्कुल सही है या गलत, बिल्कुल सही होना चाहिए। ग्रुप है तुम्हारा 5A, तो ये क्या हो जाएगा, 3rd है। बैंगन आलू गाजर इंथेली, अगर तुम लोगों को पता हो तो ये बोरोन फैमिली का है, जो कि क्या है, 3rd A है। तो इसका ग्रुप क्या हो गया, 3rd A हो गया। कैसे हुआ, 2 ग्रुप पीछे चला गया, क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का एमिशन हुआ, बीटा पार्टिकल का एमिशन हुआ, एक ग्रुप आगे चला गया। अल्फा पार्टिकल का एमिशन हुआ, 2 ग्रुप पीछे चला गया। चीज़ें समझ में आ रही होगी क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा और बीटा पार्टिकल से क्या चेंज होता है उसको एक्सप्लेन कौन कर रहा है, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट। अब हमें भी पता है कि अगर ग्रुप चेंज हो जाएगा तो प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि ग्रुप जो है वो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अरेंज किए हुए हैं। लेकिन कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस है, मैं इन चीज़ों को एक्सेप्शंस नहीं बोलूँगा। जिस बच्चे को पीरियोडिक टेबल अच्छी तरीके से पता है वो इसको एक्सेप्शंस ना बोले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो खुद अंदाज़ा लगा सकता है कि हाँ ये चीज़ें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर होगी ही होगी जब मैं कुछ इस तरीके से इसको सोल्व करूँगा। अब देखते हो कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आएगी। 12Mg27, एक बीटा पार्टिकल की इमिट किया, 12 से हो गया 13, 27 का 27। इसका ग्रुप नंबर क्या है, 2nd। एल्यूमिनियम है 13th ग्रुप का। एल्यूमिनियम कौन सा ग्रुप है, 13। 2nd है, इसको बोलते हैं हम 3rd है, हाँ है ना। अब यहाँ से ग्रुप में जो चेंज हुआ वो कितना हुआ, 2 से सीधा कहाँ चला गया, 13 चला गया। तो बीच वाला जो भी था 10 एलिमेंट, जो डी ब्लॉक वाला एलिमेंट है वो सारा क्या छोड़ दिया हमने, वो सारी चीज़ें क्या छोड़ दी हमने, क्यों, क्योंकि इसके बाद कौन सा एलिमेंट आएगा अपना, ये वाला। तो यहाँ पे तो मत लगा देना, यहाँ पे ये मत लगा देना कि यहाँ पे तो हम अगर हम एक बीटा पार्टिकल इमिट कर रहे हैं तो एक बढ़ा दें, मतलब 2nd ग्रुप से 3rd ग्रुप की चले जाए। 3rd ग्रुप पे नहीं जाएगा, कहाँ पे जाएगा, 13th ग्रुप के अंदर जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अगला एक और चीज़ यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, 90 थोरियम 232 लिखा हुआ है। सपोज एक बीटा पार्टिकल इमिट करो, क्या हो जाएगा, 91 232 का 232, है ना। ये है 90 थोरियम 232 एक्टीनियम सीरीज का, और ये भी कहाँ चला गया, ये भी एक्टीनियम सीरीज का। और हमें पता है कि एक्टीनियम सीरीज का जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, 3rd B होता है। तो यहाँ पर ग्रुप में कोई चेंज नहीं हुआ, चाहे एक बीटा पार्टिकल का एमिशन हो गया। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है, या ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा ग्रुप क्या आ गया, सेम। तो दोनों के ग्रुप सेम है, तो यहाँ पे ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लो एक तरीके से नहीं लग रहा है, क्योंकि ग्रुप डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा है। दोनों का ग्रुप क्या आ रहा है, 3rd B। ऐसा क्यों हो रहा है ये समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये एक्टीनियम सीरीज के अंदर की बात हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी तुम आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो एक सिंपल सा ब्यूटीफुल सा ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लो था जिसके बारे में तुम लोगों को समझाया, जिसमें हमें ये वो बताता है कि अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स के इमिशन से क्या चेंजेस आते हैं। तो आई थिंक तुम्हें वो चीज़ समझ में आ गई होगी कि अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल्स की वजह से क्या होता है, ग्रुप डिस्प्लेस हो जाता है, और ग्रुप डिस्प्लेसमेंट की वजह से जिस ग्रुप के अंदर वो जाता है उसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग वो वहाँ पर काम करता है। तो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लो पढ़ने के बाद अब चलते हैं नया टॉपिक जिसका नाम है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे ज़रूरी पार्ट रेडियो एक्टिविटी का, कि डिसइंटीग्रेट होता है। डिसइंटीग्रेट मतलब इमिशन हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं।
तो जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है उसका रेट क्या है, उसकी स्पीड क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन लिखा हुआ है डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड इट्स टोटल अमाउंट। किन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि जो भी एलिमेंट है जिसका भी डिसइंटीग्रेशन हो रहा है उसका नेचर और उसका अमाउंट कितना है, कितने नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेशन के अंदर आ रहे हैं, कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितनों का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, ये चीज़ आएगी, उस पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। पहली चीज़ क्लियर है। सेकंड चीज़ क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब एक और चीज़ समझना, जैसा कि हम पिछले चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के अंदर भी रेट की बात कर चुके हैं, जहाँ पे हमने समझा था कि रेट क्या होता है, जब कभी भी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज पर यूनिट टाइम, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन वर्ड यूज़ करते थे, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, यहाँ पे क्वांटिटी होगी। क्वांटिटी मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेट हो गए पर यूनिट टाइम, उसको हम बोलेंगे यहाँ पर रेट। वहाँ पे बोलते थे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, उसको रेट बोला जाता था। यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट की कितनी क्वांटिटी डिसइंटीग्रेट हो गई पर यूनिट टाइम में, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर रेट। तो यहाँ पे नंबर चलेगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं चलने वाली, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेट जो हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग चीज़ें करते हैं। देखा गया है कि जो भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है, इनका जो भी टाइम पीरियड है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। मतलब इसका जो भी टाइम पीरियड चल रहा है, किस तरीके से रेट होगा, वो किस पे डिपेंड नहीं करता, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की इनिशियल अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड नहीं करता? इनिशियल अमाउंट पे वो डिपेंड नहीं करता। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी वजह से जो अपना रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? ये फर्स्ट ऑर्डर को, क्योंकि तुम्हें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर के अंदर ही टाइम पीरियड, या जो भी टी हाफ से समझ सकते हो, जो भी तुम्हारा टाइम पीरियड है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता था। देख सकते हो एक बार जाके, तुम्हें चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो ये चीज़ हो गई फर्स्ट ऑर्डर की। अब इसका एक डेरिवेशन है बहुत प्यारा सा, उसको करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सपोज हमारे पास कोई ए है जो किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। एक और सिंपल सी चीज़ जो इससे पहले बताना ज़रूरी है, एक और चीज़ यहाँ पे डिफाइन की जाती है, वो है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। वो है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, जिसको बोला जाता है लैम्डा। जिसको क्या बोला जाता है? लैम्डा। क्या होता है अभी पता चल जाएगा। सिंपल सा याद रखो कि डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं लैम्डा। ए से बन रहा है प्रोडक्ट, टी इक्वल टू 0 पर एन नोट एटम्स प्रेजेंट थे इस एलिमेंट ए के। टी इक्वल टू टी पे कितने बच गए? एन टी बच गए। कितने बच गए? एन टी बच गए। इसका हम लिखते हैं रेट। रेट क्या होगा? माइनस डी एन टी बाई डी टी, प्रपोर्शनल टू किसके हो रहा है? एन टी की हो रहा है, ठीक है। इसको डी एन बाई डी टी कर देते हैं। तो रेट प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है? एन टी, क्योंकि कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर है। तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा? सिंपल 1। हमने क्या किया? प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल टू लेमडा एन इज इक्वल टू क्या हो गया? लेमडा एन टी लिख दो। ये चीज़ क्लियर है। तो माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लेमडा एन टी हो गया। कुछ नहीं करना है, सिंपल चीज़ वही जो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर करते थे, सब सिमिलर चीज़ें हैं। अब बहुत सारी चीज़ें तुम्हें ऐसी लगेगी तुम पहले पढ़ चुके हो। इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। माइनस डी एन बाई एन टी इज इक्वल्स टू लेमडा डी टी, इंटीग्रेशन माइनस डी एन बाई एन का इंटीग्रेशन माइनस एल एन एन टी इज इक्वल टू लेमडा टी प्लस सी, है ना, लेमडा टी प्लस सी। जैसे वहाँ पे के कांस्टेंट हुआ करता था ना, वैसे यहाँ पर लेमडा है, के इज इक्वल टू लेमडा है।
के यूज़ करते हैं कहाँ, के कहाँ यूज़ करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, और ये लेमडा कहाँ यूज़ करते हैं, रेडियो एक्टिविटी के अंदर। बस और कुछ नहीं समझना है। के टी प्लस सी आता था ना, लेमडा टी प्लस सी आ गया। सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि एट टी इक्वल टू 0 एन टी इक्वल टू एन नोट, तो सी की वैल्यू होगी माइनस एल एन एन नोट। सी की वैल्यू क्या हो गई, माइनस एल एन एन नोट। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं ये चीज को। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या हो रहा है, लिखा हुआ है माइनस एल एन एन टी इज इक्वल टू लेमडा टी माइनस एल एन एन नोट, है ना। फर्दर माइनस एल एन एन नोट इधर लेके आते हैं, तो ये हो गया एल एन एन नोट माइनस एल एन एन टी इज इक्वल टू लेमडा टी। चेक करोगे एक बार, हाँ कि ना। ये लिखा हुआ है एल एन एन नोट बाय एन टी इज इक्वल टू लेमडा टी, है ना। एल एन को कन्वर्ट कर दो 2.303 log बेस 10 एन नोट बाय एन टी इज इक्वल टू लेमडा टी। तो यहाँ से तुम्हारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल्स टू 1/t इंटू 2.303 log बेस 10 एन नोट बाय एन टी। तो ये हो गया तुम्हारा यहाँ पर लेमडा। सिमिलर फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर वाला, लेमडा की जगह बस के आ गया, ए नोट अपॉन ए टी में एन नोट अपॉन एन टी आ गया, बस कोई और चीज़ डिफरेंट नहीं है, याद रहेगा। एक सिंपल सा ग्राफ बना देता हूँ, पहले भी बना चुका हूँ। एन टी वर्सेस टी के बीच में कुछ ऐसा ग्राफ आता है, ठीक है। कैसे आता है, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर बताया हुआ है, पता होना चाहिए। तो सिमिलर सा ग्राफ। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हाफ लाइफ की। हाफ लाइफ मतलब टी हाफ की बात करते हैं। सिंपल सी चीज़ है टी हाफ। टी हाफ हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, 0.693/k होता था। यहाँ पर k की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं, लेमडा। तो यहाँ पर टी हाफ आएगा 0.693/λ। कैसे आएगा, एन टी की जगह एन नोट बाय 2 पुट करना है। टी हाफ में क्या होगा, एन टी इक्वल टू एन नोट बाय 2 हो जाएगा। फिर कैसे आएगा, ये चीज़ मुझे तुम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। टी हाफ आ जाएगा 0.693 लेमडा। चीज़ क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं होगा यहाँ पे, बहुत बढ़िया। एक और चीज़ अगर तुम लोगों को पता हो तो ये बताया हुआ है कि जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉलो होता है कि सपोज स्टार्टिंग में एन नोट है, एक टी हाफ जाने के बाद वो एन नोट बाय 2 हो जाता है। अगला टी हाफ जाने के बाद वो एन नोट बाय 4 हो जाता है। एक और टी हाफ जाने के बाद वो एन नोट बाय 8 हो जाता है। इसी तरीके से चलता रहता है, ठीक है। तो आफ्टर एन हाफ लाइफ्स कितना हो जाएगा, एन नोट बाय 2 टू दी पावर एन। एन नोट बाय 2 टू दी पावर एन हमारे पास वो बचा रह जाएगा। पहले भी बता चुका हूँ, सिमिलर चीज़ें हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सिमिलर सी चीज़ें, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो कोई भी जो फर्स्ट ऑर्डर होता है ना, कोई भी फर्स्ट ऑर्डर होता है, ठीक है, अगर उसको हमें समझना है तो उसको समझने के 2 तरीके। या तो हमें उसका क्या पता हो, लेमडा, मतलब या तो हमें उसका लेमडा पता हो या फिर हमें उसका क्या पता हो, टी हाफ। 2 चीज़ें से हम किसको समझ सकते हैं, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे तो टाइम डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो बस हम उसके टाइम टी हाफ वाली वैल्यू, जनरली हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए टी हाफ वैल्यू यूज़ करते हैं, और उसका लेमडा मतलब उसका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट उस पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगली चीज़, जैसे सपोज किसी का टी हाफ क्या है, कम है, किसी का टी हाफ कम है, मतलब सपोज टी हाफ है अपना 20 मिनट,
ठीक है। तो 20 मिनट है, इसका मतलब क्या है कि अगर टी हाफ उसका कम है तो उसका लेमडा क्या है, उसका लेमडा क्या है, ज़्यादा। और अगर उसका लेमडा ज़्यादा है तो उसका रेट क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम रेट बोलें तो रेट क्या हो जाएगा, उसका रेट हो जाएगा ज़्यादा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस डी एन बाई डी टी जो कि हमारा रेट है वो किसके इक्वल है, लेमडा इंटू एन के बराबर है। ठीक है, तो लेमडा अगर बढ़ेगा तो रेट भी क्या होगा हमारा, सिंपल बढ़ेगा। तो जिसका टी हाफ कम होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो पुरानी चीज़ें थी, कुछ नया नहीं बताया है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन था उसके भी और डिफरेंट ग्राफ्स जो वहाँ पे बताए हुए हैं वो यहाँ पर भी बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन वापस बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो चीज़ें तुम्हें अच्छे से बता दी गई थी वहाँ पर। तो हाफ लाइफ के बारे में मैंने बता दिया है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई लेमडा। इस तरीके से कुछ हमें क्वेश्चंस करने, जैसे फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन थे सिमिलर क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे। बस चेंज क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है कि डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लेमडा यूज कर लिया के की जगह, और कुछ भी नहीं किया है। बाकी कुछ छोटे मोटे चेंजेस हैं, जैसे कि वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लेते थे तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स लेके हम काम चला रहे हैं। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हुई होगी। कुछ क्वेश्चंस इस पर ट्राई कर लेते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा सा उसका आइडिया लग जाएगा। तो चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। जैसा कि बोर्ड पे देख पा रहे होंगे 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं। रिलेटेड टू है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। तो हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 2x ईयर। क्या दिया हुआ है हमें, टी हाफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2x ईयर्स। तो क्या इसका लेमडा निकाल सकते हो, लेमडा आ जाएगा 0.693 बाई 2x। हाँ है ना, सिंपल सी चीज़ है, बढ़िया। आगे लिखा हुआ है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस सैंपल विल रिमेन डिसइंटीग्रेट्स आफ्टर x ईयर। कितना बचा रह जाएगा जो डिसइंटीग्रेट नहीं होगा। ठीक है, रिमेन डिसइंटीग्रेट्स। तो देखते हैं, लेमडा इंटू टी इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10 एंड नोट बाय एन टी। चीज़ क्लियर है, लेमडा की वैल्यू 0.693 बाई 2x इंटू टी है अपना x ईयर्स, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10 नोट बाय एन टी। चीज़ क्लियर है यहाँ तक, बढ़िया। x से x कैंसिल हुआ, 0.693, बढ़िया। इसको इधर लेके आते हैं तो ये हो गया तुम्हारे पास 0.693 बाय 2.303 इंटू 1/2 इज इक्वल टू log बेस 10 एन नोट बाय एन टी। ये चीज़ हो जाएगी तुम्हारे पास 0.3 कट के। ठीक है, 0.3 होता है log 2, तो ये लिखा हुआ है log बेस 10 2 और आगे जो जुड़ा हुआ है ये वाला हाफ इज इक्वल टू log बेस 10 एन नोट बाय एन टी। ये हाफ जो है वो यहाँ चला गया, log से log हट गया तो बचा एन नोट बाय एन टी इज इक्वल टू √2। 2 टू द पावर हाफ कितना हो गया, √2। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि एन टी बाय एन नोट की जो वैल्यू है वो कितना है, 1/√2 है। मतलब वही कितना सैंपल, कितना फ्रैक्शन बचा रह गया, तो 1/√2 यहाँ पे बचा रह गया। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, आई थिंक आंसर निकल गया होगा। अगला क्वेश्चन, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 15 मिनट। आंसर लिखा हुआ है टी हाफ है अपने पास 15 मिनट्स। कोई डाउट आया था, टी हाफ है 15 मिनट्स, बोल रहा है 45 मिनट के बाद कितना बचा रह जाएगा। तो स्टार्टिंग में था एन नोट, एक टी हाफ गया मतलब 15 मिनट गए तो कितना बच गया, एन नोट बाई 2। एक और टी हाफ गया तो 15 मिनट हो गया, कितना बच गया, एन नोट बाई 4। एक और टी हाफ गया 15 मिनट का तो कितना बच गया, एन नोट बाई 8। टोटल कितना टाइम हो गया, 15 + 15 + 15। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल टाइम इज इक्वल टू 15 + 15 + 15, मतलब आंसर हो गया 45 मिनट्स। चीज़ क्लियर है, कितना बचा रह गया, एन नोट बाई 8। तो हम सिंपल सा बोल सकते हैं कि परसेंटेज कितना हो जाएगा, परसेंटेज 1/8 इंटू 100। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 12.5% तुम्हारे पास बचा रह जाएगा
जो डिसइंटीग्रेट नहीं होगा। तो आई थिंक तुम्हें चीज़ें क्लियर होगी दोनों क्वेश्चन से कैसे किए हैं, कैसे तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर का ही यूज़ करना है। बस तुम्हें अगर फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स के अंदर समझ में आ गया होगा तो यहाँ पर इसके रेट वाले क्वेश्चन करने में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही है। कुछ और चीज़ें हैं रिलेटेड टू रेडियो एक्टिविटी जो तुम्हें अगले लेक्चर्स के अंदर बता दी जाएगी, और उससे भी कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हम आगे लेक्चर में बात करते रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान से चीज़ें पढ़ते रहो और देखते रहो। फर्स्ट ऑर्डर को एक बार केमिकल काइनेटिक्स के एक बार जाके देखना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना, इसकी भी साथ साथ में प्रैक्टिस अपने आप होती जाएगी। इस लेक्चर के नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें मिल जाएंगे, और बाकी पढ़ते रहो, चीज़ों को अच्छे से करते रहो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय।